हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बिहार डीएलएड के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो ये आज का हमारा पहला वीडियो है। तो दोस्तों आज से हम लोग डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए लगातार वीडियो सीरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि दोस्तों आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला सवाल और आप सब लोग अटैम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आज का कैसा रहा। पहला नंबर सवाल यहाँ पर कहता है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है, यानी दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने सबसे पहला नाटक कौन सा दिया? सज्जन, राज्यश्री, कामना या विशाख? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सज्जन, है ना। तो जयशंकर प्रसाद का जो सर्वप्रथम नाटक था वो क्या था? सज्जन था। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कहता है चाय शब्द कौन सा लिंग है, यानी चाय का लिंग बताना है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी है उभयलिंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस, यानी नॉट। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसको आप वाक्य के अनुसार तोड़ सकते हैं। लिंग को ज़्यादातर आप लोग कोशिश करिए कि वाक्य के अनुसार करें, सूटेबल वाक्य, ठीक ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे चाय ठंडी हो गई, है ना। ध्यान रखें दोस्तों, जो चाय है उसको आपको सब्जेक्ट बना करके रखना है, तब आपको लिंग पता लगेगा कि ये कौन सा लिंग है ना। जिसका भी आपको लिंग पता करना हो उसको सब्जेक्ट बनाइएगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से चाय ठंडी हो गई, चाय हमने पी ली, तो यहाँ पे क्या होगा? स्त्रीलिंग वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कहता है दोस्तों, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? ये जो दक्षिण शब्द लिखा हुआ है वह कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि दोस्तों दक्षिण जो है वह दिशा का नाम है और आप सभी को पता होगा किसी खास चीज़ का नाम व्यक्तिवाचक में चला जाता है ना। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सर अगला सवाल यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग बताइए। आप सभी लोग मुझे बताइए अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन है अ, अति, अतिरि, अतिरिक्त। तो दोस्तों अतिरिक्त में जो उपसर्ग है यहाँ पे वह है अति, है ना। तो ध्यान रखना है अतिरिक्त, है ना। तो यहाँ पे अधिक हो जाए, ठीक है। अधिक में कौन सा उपसर्ग है? आपसे सवाल पूछा जाएगा अधिक में कौन सा उपसर्ग है ना। तो अधिक में दोस्तों हमारा अ उपसर्ग है, ठीक ना, अ उपसर्ग है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप सभी के बीच में है ना, लेखक से रिलेटेड सवाल है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कहता है 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1942 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1941 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1944 ईस्वी। तो उम्मीद है इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म दोस्तों 1941 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे है, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? ठीक है, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इतिहासक, है ना, ऐतिहासिक। तो जो सही उच्चारण होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक होगा, है ना। इतिहास का विशेषण अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक होगा। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, है ना, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पद्म भूषण। कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म भूषण। और ये पद्म भूषण किस चीज़ पे दिया गया था? तो याद रखना दिनकर जी एक लेखक है, कवि है और इनको दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय पे, है ना, पद्म भूषण दिया गया था। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
देखिए एक और सवाल दिनकर से रिलेटेड आ जाता है, उर्वशी। इनकी एक रचना उर्वशी है, जिससे रचना पर दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया गया था, उर्वशी पे, है ना। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, समवत का संधि विच्छेद है। समवत का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोरवत और समजोरवत, सजोरमवत और सनजोरवत। तो उम्मीद है आप लोगों ने संधि को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है दोस्तों, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिए। हमारे इस चैनल पे दोस्तों पार्टिकुलर भी स्टार्ट होगा, है ना, पूरा टॉपिक वाइज आपको क्लियर कराया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह समजोरवत होगा, क्योंकि दोस्तों संधि विच्छेद का ये कौन सा है? तो ये व्यंजन संधि का, और व्यंजन संधि का रूल ही कहता है आधा, देखिए सम वाला, स वाला जो भी रूल आता है म के बाद, वो क्या होता है दोस्तों, म के बाद लगभग ये बिंदु में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना, बिंदु में कन्वर्ट हो जाता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, सुबह शब्द कौन सा लिंग है? सुबह शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ले लीजिए, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, इनमें से कोई नहीं, नॉट, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं ले लीजिए। तो इसका जो आंसर हो दोस्तों, सुबह एक स्त्रीलिंग वर्ड है, तो ध्यान रखना है, ठीक ना, सुबह कैसा वर्ड है? एक स्त्रीलिंग वर्ड है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जड़ शब्द का विलोम होगा। यहाँ पे जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जंगम, जन्म, चेतन या नश्वर। तो देखिए दोस्तों ये सब सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है जड़ का जो विलोम होता है वह चेतन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, सही होगा। अब अगला सवाल है दोस्तों, कपड़ा का पर्यायवाची होगा। यहाँ पे सवाल नंबर 11 कहता है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा, यानी वसन, पदम, उदक या मृगांक, है ना। तो उम्मीद है सारे स्टूडेंट को इस सब क्वेश्चन का आंसर पता होगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है ना। यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वसन होगा, और आपके एग्जाम में ऐसा ही सवाल दिखेगा दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, हर टॉपिक वाइज कवर करवा दूंगा, है ना। लो से लेकर के हाई तक की तैयारी आपको इस चैनल पे हो जाएगी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है ना, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या द्विगु। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव, है ना। प्रतिदिन हो गया, आजन्म हो गया, यथाशक्ति हो गया, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, यथाशक्ति का कौन कौन सा एग्जाम्पल मैंने बताया, प्रतिदिन, है ना, और क्या क्या बताया, प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्म, है ना, और कुपुत्र, ये सब क्या है दोस्तों, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, धनहीन शब्द का कौन सा समास है? धनहीन शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका जो सटीक सा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। क्यों सर तत्पुरुष ही क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों आप धनहीन को जब विग्रह करिएगा तो यहाँ पे कारक चिन्ह आएगा, और जब कारक चिन्ह आता है तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास में रखते हैं, ठीक है। जैसे धनहीन को हम विग्रह करते हैं तो धन से हीन, यानी कि उसके पास धन से हीन है, यानी पैसे की कमी है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास में आ जाएगा। अब अगला सवाल देखा जाए दोस्तों, अगला सवाल कहता है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है, यानी जो गंगा शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मंदाकिनी, आगार, अनंत, महाकाय। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा पर्यायवाची शब्द का जो गंगा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो मंदाकिनी होगा। इसका वर्णन दोस्तों तुलसीदास ने अपने किताब में भी किया था, अपनी रचना में भी किया था, है ना, मंदाकिनी के बारे में। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, उम्र का पता लगाना, दांत की गिनती करना, चकित होना, लज्जित होना। तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोग मिला लेंगे। जो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए यानी कि उम्र का पता लगाना बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का सही है। दांत गिनना का मतलब हो जाएगा दोस्तों उम्र का पता लगाना, ठीक ना, कि उम्र क्या है। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहता है, चू न करना मुहावरे का अर्थ है। चू न करना मुहावरे का अर्थ है आवाज़ नहीं करना, नहीं बोलना, सह जाना,
व्यर्थ निंदा करना। तो चू न करना मतलब नहीं बोलना, यानी कुछ भी नहीं बोलना, है ना। चू न करना मतलब कुछ भी नहीं बोलना। कभी कभी कहते हैं ना किसी को कि चू तक नहीं बोलता, चू तक नहीं करता, यानी कि कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा। उम्मीद है ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो उम्मीद है इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा। पाताल इसका करेक्ट आंसर होगा। अंबर और गगन ये सब क्या है दोस्तों, आकाश के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहता है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय दोस्तों ये क्या कर देता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, हाँ ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये आप सभी का दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक ना। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि जिसको हम लोग कहते हैं हिम जोड़ आलय, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा बीच में देखिए दीर्घ है, आ एक दीर्घ है, दीर्घी रहेगा तो भी ये दीर्घ संधि है, दीर्घू रहेगा तो भी ये दीर्घ संधि है। जैसे भानुदय हो गया, महोत्सव, महोत्सव तो हमारा गुण संधि में हो जाएगा, महाजोर उत्सव, है ना। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कहता है लोक शब्द का विशेषण क्या होगा। ये जो लोक शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, लौकिक, लौकिक, लोकपारक, लोकेश। तो ध्यान रहे दोस्तों, लोक शब्द का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा लौकिक, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों याद रखेंगे सही होगा। लोक शब्द का विशेषण जो होगा वो होगा लौकिक। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 और लास्ट है आप सभी का आज का, है ना। तो आपसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मैं दोस्तों आप सभी के लिए टॉपिक वाइज भी वीडियो बना सकूं, क्योंकि मोटिवेशन जहां पे मिलता है ना तो वहां पे हर एक चीज़ पॉसिबल होता है। जैसे आप लोगों को मैं मोटिवेट करता हूं, जैसे कि आप लोग मेरे से मोटिवेट होते हैं, मैं आपसे मोटिवेट होता हूँ, तो एक दूसरे पे हर कोई आश्रित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। उदय प्रकाश, जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह, ठीक ना। एक लेख और एक पत्र के जो शीर्षक के पाठ के लेखक हैं वह भगत सिंह हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी वाले विद्यार्थियों का सही हो जाएगा। और उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो डेली आप लोग सुबह में 8 बजे जुड़ा करें, है ना, डेली सुबह में, है ना। यहाँ पे ध्यान रहे दोस्तों, डेली सुबह में आपको जुड़ना है और कोशिश जल्दी है कि शाम में भी आपकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अभी तो आपको सुबह में डेली चल रहा है और आपको शाम में भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है इसी चैनल पर। तो चैनल के साथ जुड़े रहना, अच्छा रिजल्ट होगा और रिजल्ट अच्छा होगा तो सरकारी कॉलेज अच्छा मिलेगा और भाई अच्छा नॉलेज मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।